Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So आज हम लोग यूनिट 7 का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और कैनकन एग्रीमेंट जो है वो पढ़ेंगे। तो ये सब यूनिट 7 के हैं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यूनिट 7 स्टार्ट किया है, आज यूनिट 7 का पार्ट 2 करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये बताइए। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कोर्स इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कोर्स 30 तारीख तक का प्लान बनाया है हम लोगों ने कंप्लीट करने का कोर्स, उससे पहले हो जाएगा। 30 तक का प्लान बना हुआ है कोर्स कंप्लीट करने का, उससे पहले हो जाएगा। और हम लोगों का प्लान ये है कि आप अगले महीने में हम लोग रिविजन और एमसीक्यूज करेंगे सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से, जो जिसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनको पूरा जो जितनी भी हम लोगों ने यूनिट किया है यूनिट 10 तक, उसमें आपको रिवीजन बैच में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह भी उसमें फ्री मिलेगा। और जो भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे वो सबकी क्लासेज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 2। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिजिनस नॉलेज। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, इसी को हम लोग थोड़ा रिपीट करते हैं क्योंकि पूरे पॉइंट नहीं हो पाए थे, इसलिए थोड़ा रिपीट करेंगे। इंडिजिनस नॉलेज, स्वदेशी ज्ञान क्या होता है। ठीक, स्वदेशी ज्ञान सबसे पहले क्या होता है, ये एडॉप्टिव होता है। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ये जो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, यानी कि हिस्ट्री में अगर किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ है तो वो चीज़ें जो है फिर चलती आती हैं। ठीक, मतलब कि पहले किसी का उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आप जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो नॉलेज होती है वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। एडॉप्टिव, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बट एडॉप्ट टू सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो है सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करता है, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल चेंज को एडॉप्ट करता है। एडॉप्टेशन इज द की टू सर्वाइवल। और इंडिजिनस नॉलेज ये मानता है कि एडॉप्टेशन जो है वो क्या है, की टू सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है स्वदेशी ज्ञान जो होता है वो अनुकूली होता है। अनुकूली का क्या मतलब है, ये ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है। स्वदेशी ज्ञान हमेशा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, आध्यात्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल होता है। लेकिन जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो,
राजनीतिक परिवर्तन हो, आध्यात्मिक परिवर्तन हो, पर्यावरण में परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो, इन सब परिवर्तनों के अनुकूल होता है स्वदेशी ज्ञान। ठीक। और ये मानता है कि अनुकूलन जीवित रहने की कुंजी है। ठीक। अनुकूलन क्या है? जीवित रहने की कुंजी है। जैसे आपने अगर डार्विन के कॉन्सेप्ट पढ़े हों तो उन्होंने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सबसे फिट होंगे। उस जमाने के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से जो लोग फिट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो एक प्रिंसिपल है वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि जो लोग फिट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि एडॉप्टेशन क्या है? इसका की टू सर्वाइवल। एडॉप्टेशन जो है वो सर्वाइवल की है। अगर आप अडॉप्ट करेंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह। अनुकूलित, अगर आप अनुकूलन करेंगे तभी आप जीवित रह पाएंगे, क्योंकि अनुकूलन ही जीवन की क्या है? कुंजी है। अनुकूलन ही जीवन की कुंजी है। आप अनुकूलन करेंगे तभी जीवित रह पाएंगे। दूसरा क्या है? ये जो इंडिजिनस नॉलेज होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, संचयी होती है। क्यूमुलेटिव और संचयी का मतलब होता है इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। ये ऐसी नॉलेज की बॉडी है जो कैसे डेवलप होती है? तो क्यूमुलेटिव क्या है? एक नॉलेज की बॉडी है जो डेवलप होती है कैसे? फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। नेचर के साथ बहुत क्लोजली रिलेशनशिप होता है, क्योंकि नेचर के साथ लोग रहते हैं। इसी वजह से ये नॉलेज और स्किल डेवलप हो जाती है। इसी को इंडिजिनियस नॉलेज क्यूमुलेटिव होती है, ये कहा जाता है। वॉइस कम आ रही है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। क्लियर होगी तो बता दीजिएगा। क्यूमुलेटिव कहते हैं इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। ठीक। जब आप नेचर के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, यानी कि नेचर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, तब इस तरह की बॉडी ऑफ नॉलेज या स्किल डेवलप हो जाती है। इसी को क्यूमुलेटिव कहा जाता है। ठीक। एक ऐसी नॉलेज जो एक ऐसी नॉलेज या स्किल जो कैसे डेवलप होती है? जब आप नेचर के साथ क्लोज रहते हैं, क्लोजली जुड़े रहते हैं, तब ये नॉलेज डेवलप होती है। इसी को क्यूमुलेटिव कहा जाता है। ठीक। संचयी किसको कहते हैं? ये ज्ञान और कौशल का एक समूह है जो सदियों से प्रकृति के करीब रहने से विकसित होता है। ठीक। तो ये ज्ञान और कौशल का एक ऐसा समूह होता है जो सदियों से प्रकृति के करीब रहने से, प्रकृति के करीब रहने से यानी कि प्रकृति के साथ रहने की वजह से ये ज्ञान या कौशल जो है ये विकसित होता है। और इसी ज्ञान और कौशल की वजह से ये कहा जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो संचयी होता है। स्वदेशी ज्ञान जो है वो क्या होता है? संचयी होता है। दूसरा है डायनामिक, गतिशील। डायनामिक या गतिशील मतलब क्या है? लोग ये समझते हैं कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो एक बार जो हो गया वही फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है। स्वदेशी ज्ञान हमेशा डायनामिक होता है, गतिशील होता है। इंडिजिनस नॉलेज कभी फिक्स नहीं होता है, ये डायनामिक होता है, यानी कि बदलता रहता है। ठीक। इट इज नॉट रूटेड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन हिस्ट्री बट हैज डेवलप्ड, adopted and grown over millennia. It is not static. तो ऐसा नहीं है कि ये किसी हिस्ट्री से चलता आ रहा है और उसी से जुड़ा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ये डेवलप होता रहता है, एडॉप्ट करता रहता है और ग्रो करता है। तो इंडिजिनियस नॉलेज हमेशा डेवलप होती रहती है, अपने आप को डेवलप करती रहती है, अपने आप को एडॉप्ट करती रहती है नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और ग्रो करती रहती है। ठीक। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है। ये स्टैटिक नहीं है बल्कि क्या है? डायनामिक है। गतिशील किसको कहते हैं? ये इतिहास के किसी विशेष बिंदु में निहित नहीं है। ठीक। ये इतिहास के किसी विशेष बिंदु में निहित नहीं होता है, बल्कि सह शताब्दियों से विकसित हुआ, विकसित, अनुकूलित और विकसित हुआ। ठीक।
तो ये 6 शताब्दियों से यानी कि बहुत पहले से विकसित होता चला आ रहा है, और जो नई नई सिचुएशन, नई नई स्थितियाँ आती हैं उसके अनुकूल अपने आप को बनाता चला आता है और ये विकसित होता रहता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो कभी स्थिर नहीं होता है, बल्कि वो गतिशील होता है। 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वदेशी ज्ञान कैसा होता है या इंडिजिनस नॉलेज कैसा होता है। ऑप्शन में आपको डायनामिक भी देता है, स्टैटिक भी देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिजिनस नॉलेज है वो क्या है, डायनामिक यानी कि गतिशील है। जो स्वदेशी ज्ञान है वो स्थिर है, स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ठीक, स्वदेशी ज्ञान स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील होता है। नेक्स्ट आता है होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण। ये आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट को डील करता है, पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड एंड आर रूटेड, आर नॉट considered in isolation but as a part of the whole। ठीक, हमारे जो पूरे लाइफ का एस्पेक्ट होता है उसको अलग अलग नहीं जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्टेड होता है, उसको अलग अलग नहीं कंसीडर किया जाता है बल्कि उसको पार्ट ऑफ द होल माना जाता है। ठीक, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। हमारी लाइफ के जितने एस्पेक्ट होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है, मतलब अलग थलग नहीं देखा जाता है बल्कि एक साथ देखा जाता है, बट एज अ पार्ट ऑफ द होल, लेकिन पूरे होल का पार्ट माना जाता है। संपूर्ण किसको कहते हैं? जीवन के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए, ठीक, और इन्हें अलग थलग नहीं बल्कि संपूर्ण के एक हिस्से के रूप में माना जाता है। और स्वदेशी ज्ञान जो है वो पूरी तरीके से आपके संपूर्ण चीजों को लेकर साथ चलता है। ठीक, आपके जीवन के सारे पहलू को डील करता है। ठीक, इसी को होलिस्टिक कहा जाता है। द वर्ल्ड इज बिलीव टू बी एन इंटेग्रल होल, और ये माना जाता है पूरी दुनिया क्या है, एक इंटेग्रल होल। ठीक, पूरी दुनिया क्या है, एक इंटेग्रल होल है, मतलब पूरी दुनिया एक ही है। ठीक, इंडिजिनस नॉलेज incorporates all aspects of life, spirituality, history, cultural practices, social interactions, language and healing। तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है उन सारे एस्पेक्ट को डील करता है, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको एक साथ लेकर चलता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट हों, चाहे वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट हों, चाहे कल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एस्पेक्ट हों, या सोशल इंट्रैक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट हो, लैंग्वेज से हो, हीलिंग से हो, सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सारे एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है इंडिजिनस नॉलेज एक में, एक पूरा एक में जोड़ के रखता है और एज अ होल माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड को जो है एज अ इंटेग्रल होल माना जाता है, दुनिया को एक अभिन्न संपूर्ण माना जाता है। दुनिया को एक अभिन्न संपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो स्वदेशी ज्ञान होता है वो जीवन के सभी पहलुओं को, चाहे वो आध्यात्मिकता वाले पहलू हों, इतिहास के पहलू हों, सांस्कृतिक के पहलू हों, प्रथाओं के पहलू, सांस्कृतिक प्रथाओं के पहलू हों, सामाजिक संपर्क के पहलू हों, भाषा के पहलू हों या उपचार के पहलू हों, इन सब को शामिल करता है। ठीक, इन सबको एक में शामिल करता है। तो सारे आपके जीवन के सारे पहलू को एक साथ लेकर चलता है। ठीक, एक साथ इन सारे पहलुओं को एक में शामिल करता है और उसको एक साथ लेकर चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वदेशी ज्ञान जो है वो क्या है, संपूर्ण होता है। ठीक, स्वदेशी ज्ञान क्या होता है, संपूर्ण होता है। इंडिजिनियस नॉलेज क्या होता है, वो होलिस्टिक होता है, यानी कि सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को साथ लेकर चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, हम्बल, विनर मोड है। हम्बल और विनर यानी कि एक दूसरे के प्रति ये विनर होते हैं, हम्बल होते हैं। इंडिजिनस नॉलेज डज नॉट डिक्टेट हाउ टू कंट्रोल नेचर बट हाउ टू लिव इन हार्मोनी विद द गिफ्ट ऑफ द क्रिएटर। तो इंडिजिनस नॉलेज जो है कभी भी ऐसा डिक्टेट नहीं करता है कि नेचर को कंट्रोल करना है, कभी भी ये नहीं कहेगा कि नेचर को कंट्रोल करके रखो। जैसे आज के ज़माने में मॉडर्न इरा में क्या हो रहा है, नेचर को कंट्रोल करके रखा जा रहा है, नेचर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। तो इंडिजिनियस नॉलेज जो है ये कभी भी ये राय नहीं देती है कि आप जो है नेचर को कंट्रोल करके रखिए, बल्कि ये बताती है कि किस तरह से नेचर के साथ हार्मनी में रहा जा सकता है।
एक हम्बल तरीके से किस तरह रहा जा सकता है, और उन्होंने नेचर को गिफ्ट ऑफ द क्रिएटर माना। ठीक, गिफ्ट ऑफ द क्रिएटर यानी कि जो नेचर को क्रिएटर ने गिफ्ट दिया है हमारे लिए, ठीक, उसके साथ किस तरह से हार्मनी में रहना है हमको, उसको कंट्रोल करके नहीं चलना। ठीक, ये इंडिजिनियस नॉलेज बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो क्या होती है, हम्बल होती है, विनर्म होती है। ठीक, विनर्म क्या है? स्वदेशी ज्ञान ये निर्धारित नहीं करता कि प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो स्वदेशी ज्ञान कभी भी ये निर्धारित नहीं करता है कि प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक, तो प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए, प्रकृति को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कभी भी स्वदेशी ज्ञान ऐसी सलाह नहीं देता है, इस चीज को निर्धारित नहीं करता। ठीक, बल्कि स्वदेशी ज्ञान ये बताता है कि निर्माता के जो उपहार है, निर्माता मतलब प्रकृति जो है वो क्या है, निर्माता के जरिए दिया गया एक उपहार है। तो हमें निर्माता का जो भी उपहार है उसके अनुरूप ही रहना चाहिए। ठीक, उसके अनुरूप कैसे रहना है इसको बताता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो क्या है, विनर्म होता है। ठीक, स्वदेशी ज्ञान हमेशा विनर्म होता है। दूसरा है इंटरजेनरेशनल, पीढ़ीगत। इंटरजेनरेशनल या पीढ़ीगत क्या होता है? द कलेक्टिव मेमोरी इज पास विद इन अ कम्युनिटी। कलेक्टिव मेमोरी इज पास विद इन अ कम्युनिटी। एक कलेक्टिव मेमोरी होती है जो पास की जाती है कम्युनिटी के बीच में, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो नॉलेज होती है उसको पहुंचाया जाता है। ठीक, तो ये जो इंडिजिनस नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाई जाती है। कैसे? ओरली। ठीक, ओरली थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के जरिए ओरली पहुंचाई जाती है, या स्टोरीज के जरिए, कहानियों के जरिए पहुंचाई जाती है, सॉन्ग वगैरह के जरिए पहुंचाई जाती है, सेरेमनीज के जरिए पहुंचाई जाती है, लेजेंड्स के जरिए पहुंचाई जाती है, या प्रोवर्ब्स के जरिए पहुंचाई जाती है। तो तरीके जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंडिजिनियस नॉलेज के ट्रांसफर करने के तरीके बहुत है। ठीक, चाहे वो ओरली लैंग्वेज के जरिए ट्रांसफर की जाती है, चाहे स्टोरीज सुनाकर ट्रांसफर की जाती है, सॉन्ग सुनाकर ट्रांसफर की जाती है, अलग अलग सेरेमनीज के जरिए ट्रांसफर की जाती है, लेजेंड्स के जरिए ट्रांसफर की जाती है, या प्रोवर्ब्स के जरिए ट्रांसफर की जाती है। ठीक, तो बहुत से तरीके हैं इंडिजिनियस नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करना। और इंडिजिनियस नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर किया भी जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो क्या है, इंटर जनरेशनल होती है। इंडिजिनियस नॉलेज इंटर जनरेशनल होती है, पीढ़ीगत होती है। पीढ़ीगत क्यों होती है? सामूहिक स्मृति एक समुदाय के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से भाषा, तब भाषा के जरिए मौखिक रूप से फैलाया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो जो ये स्वदेशी ज्ञान होता है, ये सामूहिक स्मृति एक समुदाय के भीतर जो है, सामूहिक स्मृति है जो एक समुदाय के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है, चाहे भाषा के जरिए मौखिक रूप से, चाहे कहानियों के जरिए, चाहे गीतों के जरिए, चाहे समारोहों के जरिए, चाहे किंवदंतियों के जरिए, या कहावतों के जरिए। ठीक, या कहावतों के जरिए। ठीक, कहावत के जरिए आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियां होती थी, बहुत सारे सॉन्ग होते थे, उनके जरिए बहुत सारी इंडिजिनियस नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पीढ़ीगत क्यों होता है? क्योंकि ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता है, कोई रिटन ज्ञान नहीं होता। ठीक, ये बस ओरली ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो सॉन्ग के जरिए, कहानी के जरिए, समारोह के जरिए, कहावत के जरिए, किसी भी जरिए ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो क्या होता है, वो पीढ़ीगत होता है। स्वदेशी ज्ञान हमेशा पीढ़ीगत होता है। ये इनवैल्यूएबल होता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, ये कह सकते हैं कि इनवैल्यूएबल, मतलब इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। इतना ज़्यादा इसकी कीमत होती है कि इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते, अमूल्य होता है। ठीक, it has been argued that in the indigenous knowledge that knowledge not capital, it is the key to sustainable social and economic development। ये कैपिटल नहीं होता है, इसको बेचा और खरीदा नहीं जाता है। इंडिजिनियस नॉलेज को कभी बेचा और नहीं खरीदा नहीं जाता। तो अभी देखा होगा आपने, बहुत सारे जो है
जगहों पे बहुत सारे हकीम जो है अब इसको बेचते और खरीदते भी हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो इंडिजिनस नॉलेज है वो कभी भी बेचा और खरीदा नहीं जाता, ये कभी कैपिटल नहीं होता है, ठीक। ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीका है, ठीक, एक की है किसके लिए, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक। सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक की है। इसीलिए ये माना जाता है कि ये इनवैल्यूएबल होता है, क्योंकि जिसका कोई कैपिटल नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। ये अमूल होता है, अमूल क्यों होता है, ये तर्क दिया गया है कि स्वदेशी ज्ञान पूंजी नहीं है, ठीक। स्वदेशी ज्ञान कभी भी पूंजी नहीं होती है। पूंजी क्या है, जिसको मार्केट में बेचा और खरीदा जाता है उसको पूंजी कहा जाता है। तो स्वदेशी ज्ञान कभी भी पूंजी नहीं होता है, ठीक, इसीलिए इसको अमूल कहा जाता है। ये सतत सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है, ठीक। और ये माना जाता है कि ये सतत सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या है, कुंजी है, ठीक। अमूल इसी को कहा गया है, क्योंकि आप इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, ये बाजारों में बेचा और खरीदा नहीं जाता है। आप ऐसे थोड़ी ना किसी को बेचेंगे कि मतलब अगर आपको जो है नजला जुकाम हुआ है तो आप जो है तुलसी की चाय बना के पी लीजिए, इसके लिए आप पैसे तो नहीं लेते हैं, ठीक। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बता देते हैं, तो ये अमूल्य होता है, ठीक, इसकी कोई कीमत नहीं होती। हाँ, ये है कि अगर आप चाय बना के फिर बेचते हैं, उस चीज़ की चाय बना के फिर बेचते हैं, तब उसका मूल्य होता है। इसीलिए कहा जाता है स्वदेशी जो ज्ञान है वो कभी भी पूंजी नहीं हो सकती, उसको बेचा और खरीदा नहीं जाता है, ठीक। ये इनवैल्यूएबल होता है। There is a growing recognition and respect for indigenous knowledge and a desire to collaborate with indigenous communities on environmental monitoring projects, ठीक। तो अभी जो है इसकी डिमांड, जो इंडिजिनियस नॉलेज है इसकी डिमांड, इसका रिकॉग्निशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग जो है अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहले लोग जो है ये मानते थे कि ये सब चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती है, बस ऐसी चल रही है। लेकिन अब लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे, लोग जो है इसको मानने लगे और इसके प्रति जो है एक रिस्पेक्ट पैदा होने लगा। इंडिजिनियस नॉलेज के प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा होने लगी, क्योंकि देखिए जो भी अदर नॉलेज है, अदर अदर ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रखती है। लेकिन इंडिजिनियस नॉलेज से जो ट्रीटमेंट होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक। देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिजिनियस नॉलेज। तो इंडिजिनियस नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और रिकॉग्निशन हो रहा है, मतलब इसका रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, ठीक। और इसकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है एंड डिजायर टू कोलैबोरेट, और लोग चाह रहे हैं कि अब जो है जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ मतलब जैसे ट्राइबल लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो इन्वायरमेंट से ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं, ठीक, ऐसी कम्युनिटीज़ को इंडिजिनस कम्युनिटीज़ कहा जाता है। तो लोग जो है अब ये इच्छा रख रहे हैं कि अब कोलैबोरेट किया जाए जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, ताकि इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में वो काम कर सकें। मतलब इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के लिए इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया जाए, ताकि अच्छी तरीके से हम इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकें, ठीक। आई के मतलब जो स्वदेशी ज्ञान है, स्वदेशी ज्ञान के लिए बढ़ती मान्यता और सम्मान और पर्यावरण निगरानी परियोजना पर स्वदेशी समुदाय के साथ सहयोग करने की इच्छा है, ठीक। तो जो स्वदेशी ज्ञान है उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके प्रति जो सम्मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, ठीक। इसके प्रति सम्मान है जो वो बढ़ने लगा है बहुत ज़्यादा, और उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और पर्यावरण की निगरानी से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं बन रही हैं, तो ये इच्छा होती है कि जो भी स्वदेशी समुदाय हैं, स्वदेशी समुदाय यानी कि जो प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, उन समुदायों से सहयोग लिया जाए, किस लिए, ताकि पर्यावरण की निगरानी की जा सके, अच्छी तरीके से पर्यावरण की निगरानी की जा सके। इसके लिए स्वदेशी समुदाय के साथ सहयोग चाहते हैं, ठीक। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पहले लोग नहीं मानते थे इसके बारे में, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब अदर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगा है, तो लोग जो है अब इंडिजिनियस नॉलेज की तरफ फ़ोकस करने लगे, ठीक। ये मान्यताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, सम्मान बढ़ने लगा है इसके प्रति, इंडिजिनियस नॉलेज के प्रति सम्मान बढ़ने लगा है। और लोग जो है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के साथ जो स्वदेशी समुदाय हैं उनके साथ सहयोग चाहते हैं, इसलिए ताकि पर्यावरण निगरानी की जो भी परियोजनाएँ हैं उसमें
अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट होता है इररिप्लेसेबल, मतलब इसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। इंडिजिनियस नॉलेज को किसी दूसरे नॉलेज से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए ये कहा जाता है कि ये क्या है, इररिप्लेसेबल। ठीक। अपूर्णीय, अपूर्णीय मतलब इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये जहाँ पे है वही है। ठीक। देयर इज नथिंग वेस्टर्न साइंस कैन डू टू रिप्लेस और रिप्लिकेट इंडिजिनियस नॉलेज। वेस्टर्न साइंस जो है कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी मतलब ट्राई कर ले, लेकिन ये कभी भी इंडिजिनियस नॉलेज को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, मतलब उसको चेंज नहीं, उसकी जगह पे कोई दूसरी नॉलेज नहीं ला सकती। ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि ये इररिप्लेसेबल है। देयर इज नथिंग वेस्टर्न साइंस कैन डू, कुछ नहीं कर सकती वेस्टर्न साइंस, किस लिए, ताकि वो रिप्लेस कर सके या रिप्लिकेट कर सके इंडिजिनियस नॉलेज। वो ना ही रिप्लेस कर सकती है इंडिजिनियस नॉलेज को, और ना ही उसको रेप्लिकेट कर सकती है, ना ही बदल सकती है, ना ही रिप्लेस कर सकती है। तो ये वेस्टर्न साइंस की बस की बात नहीं है, वो कभी भी इसको इंडिजिनियस नॉलेज को बदल नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो क्या है, इररिप्लेसेबल, अपूर्णीय। स्वदेशी ज्ञान को बदलने या दोहराने के लिए पश्चिमी विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक। तो स्वदेशी ज्ञान बदल नहीं सकती, ये समझिए कि स्वदेशी ज्ञान कभी भी बदल नहीं सकती, क्योंकि पश्चिमी विज्ञान जो है स्वदेश हर चीज को बदलती है। तो पश्चिमी ज्ञान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा जिससे स्वदेशी ज्ञान जो है बदल जाए या दोहराया जाए। दोहराया जाए मतलब उसकी जगह कोई ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। इंडिजिनियस नॉलेज को यानी कि स्वदेशी ज्ञान को कभी भी बदला या दोहराया नहीं जा सकता है, और पश्चिमी ज्ञान इसको बदलने या दोहराने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक। अब इंडिजिनियस नॉलेज जो होती है वो मोरल होती है, नैतिक होती है। ठीक। मोरल यानी कि नैतिक होती है, एथिकल होती है। ठीक। अनएथिकल नहीं होती है। ठीक। मोरल होती है, नैतिक होती है। देयर इज अ मोरालिटी इन इंडिजिनियस नॉलेज। इंडिजिनियस नॉलेज में मोरालिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है मोरालिटी। अ राइट एंड रॉन्ग वे टू इंटरेक्ट विद नेचर, एक अच्छा तरीका है नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का, और एक खराब तरीका होता है नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जो है लोग खराब तरीके से, निगेटिव तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ। नेचर से उनको कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि नेचर के जो भी रॉ मटेरियल है, उसका ये जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक अच्छा तरीका होता है नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का, और एक खराब तरीका होता है नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का। तो इंडिजिनियस नॉलेज हमेशा सही तरीके से, राइट तरीके से इंडिजिनियस नॉलेज को, इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो हमेशा राइट तरीके से ही नेचर के साथ इंटरेक्ट करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये मोरल होता है। ठीक। इंडिजिनियस नॉलेज जो है वो मोरल होती है। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द क्रिएटर टू रिस्पेक्ट द नेचर वर्ल्ड, और इंडिजिनियस नॉलेज ये मानती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमको, जिसने भी इन नेचर को बनाया है, यानी कि गॉड, क्रिएटर ने नेचर को बनाया है, तो उसने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ये, कि हमको नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको नेचुरल वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमेशा इंडिजिनियस नॉलेज मानता है। ठीक। इसलिए मैंने कल एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कल्चर से जुड़े होते हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये वो रिलीजन का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीका है उस प्लांट को रिस्पेक्ट देने का, उस प्लांट को बचाने का, उसके सेफ्टी के लिए। ठीक। तो ये मानती है कि क्रिएटर ने जो है हमको नेचर एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचुरल वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करें। ठीक। स्वदेशी ज्ञान में एक नैतिकता होती है, प्रकृति के साथ बातचीत करने का एक सही और एक गलत तरीका होता है। ठीक। तो प्रकृति के साथ बात करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। तो हमेशा जो स्वदेशी ज्ञान है वो सही तरीके से ही बातचीत करने का प्रयास करती है, सही तरीके से ही जो है उसमें उसके साथ रहने का प्रयास करती है। प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने के लिए निर्माता द्वारा दी गई जिम्मेदारी। तो निर्माता ने, यानी कि जिसने भी इस प्रकृति को बनाया है, जिसने भी हमको बनाया है, यानी कि गॉड ने हमको बनाया है। ठीक। तो गॉड ने, निर्माता ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम जो भी प्राकृतिक दुनिया है उसका सम्मान करें। ठीक। जो भी प्राकृतिक दुनिया है उसका सम्मान करें, इसकी जिम्मेदारी निर्माता ने खुद हमको दी है। ठीक। ये स्वदेशी ज्ञान मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो क्या है,
नैतिक है, नैतिकता पे जो है निर्भर होता है, ठीक, नैतिकता के बेस पे होता है, ठीक। तो समझ में आ गया मोरल और नैतिक क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग जो है स्वदेशी ज्ञान क्या क्या चीज़ें, स्वदेशी ज्ञान जो है किस बेस पे है, क्या क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड इथनो मेडिसिन। लोग कभी कभी जो है आयुर्वेद और इथनो मेडिसिन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि आयुर्वेद और इथनो मेडिसिन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक, लेकिन दोनों एक ही चीज़ नहीं, अलग अलग है, ठीक। आयुर्वेद और इथनो मेडिसिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। आयुर्वेदा और इथनो मेडिसिन को कभी कभी एक साथ जोड़ के बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों एक नहीं है। आयुर्वेद और इथनो मेडिसिन के बीच अंतर क्या है, ठीक। तो आयुर्वेद और इथनो मेडिसिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। आयुर्वेद और आ, जो स्वदेशी इलाज है, ठीक, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम लोग देखेंगे कि क्यों अलग होती हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है इसमें आयुर्वेदिक सिस्टम प्रिवेंट्स एंड क्योर्स द डिजीजेस बाय योग। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या करता है, प्रिवेंट करता है डिजीज को, या उसको उसकी उसका इलाज करता है, उस डिजीज का इलाज करता है किसके जरिए, योगा के जरिए, योगा के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, फिलॉसफी ऑफ नेचर के जरिए, एंड बाय यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स, या हर्बल ड्रग्स के इस्तेमाल के जरिए वो इलाज करता है उस डिजीज का, या उस डिजीज से बचाता है, ठीक। तो आयुर्वेदिक सिस्टम प्रिवेंट्स एंड क्योर्स द डिजीजेस बाय योगा, मेडिटेशन, फिलॉसफी ऑफ नेचर, एंड बाय यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो हर्बल ड्रग्स का इस्तेमाल करके, फिलॉसफी ऑफ नेचर के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए वो डिजीजों को क्योर करता है और उससे बचाता है, ठीक। आयुर्वेदिक सिस्टम ये होता है। आयुर्वेदिक प्रणाली योग, ध्यान, प्रकृति के दर्शन और हर्बल हर्बल दवाओं के उपयोग से रोग को रोकती है और ठीक करती है, ठीक। तो आयुर्वेदिक प्रणाली क्या है, आयुर्वेदिक जो भी दवाएं होती हैं, आयुर्वेदिक जो इलाज का सिस्टम है, वो क्या करता है, वो ध्यान, योग, ध्यान, प्रकृति के दर्शन और हर्बल दवाओं के जरिए जो है ये किसी भी रोग को रोकती है या उसको ठीक करती है, ठीक। आयुर्वेदा हमेशा ज़्यादातर योग पे डिपेंड होता है, ध्यान पे डिपेंड होता है, प्रकृति के दर्शन या हर्बल दवाओं पे डिपेंड होता है, ठीक। वहीं दूसरी साइड इथनो मेडिसिन क्या करता है, अपोजिट इज द केस ऑफ इथनो मेडिसिन। इथनो मेडिसिन ये सारी चीज़ें नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, opposite is the case of ethnomedicine where knowledge is oral not written। अब आयुर्वेदा में जो नॉलेज है वो रिटर्न होता है, ठीक। उसी में देख के लोग इलाज करते हैं, उसी में देख के लोग मेडिटेशन करते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती है। आयुर्वेद जो है वो रिटर्न नॉलेज होती है, लेकिन इथनो मेडिसिन जो है वो रिटर्न नहीं होती है, ये ओरल होती है, रिटर्न नहीं होती। अपोजिट इज द केस ऑफ इथनो मेडिसिन वेयर नॉलेज इज ओरल नॉट रिटर्न एंड इज लिमिटेड टू फ्यू। और कुछ ही लोगों तक ये लिमिटेड होती है, जबकि आयुर्वेदा जो है ये पूरी तरीके से डेवलप डेवलप जो है सिस्टम है, ठीक। डेवलप सिस्टम है, मेडिटेशन का डेवलप सिस्टम है ये आयुर्वेदा। लेकिन इथनो मेडिसिन जो है उसकी नॉलेज किसी बहुत कम लोगों के पास होती है, ठीक। एंड लिमिटेड टू फ्यू, बहुत कम लोगों के पास होती है, ये लोकल होती है, ठीक। जबकि आयुर्वेदिक नॉलेज जो है वो जनरल होती है, ये लोकल होती है, स्पेशलाइज होती है। और ट्राइबल मेडिकल प्रैक्टिशनर कॉल्ड बैगा और समा, तो बैगा या सम, ठीक। तो इसमें कौन होते हैं, ट्राइबल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। इसमें जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो ट्राइबल होते हैं, ठीक, जिनको बैगा या समा कहा जाता है, ठीक। डॉक्टर को वहाँ के जो ट्राइबल्स के मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको बैगा या समा कहा जाता है, ठीक। तो ये नॉलेज जो है वो रिटर्न नहीं होती है, और ये बहुत कम लोगों तक लिमिटेड होती है, और ये लोकल नॉलेज होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होती है। और इसके जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो ट्राइबल होते हैं, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के होते हैं,
जिनको क्या कहा जाता है, बैगा या समा कहा जाता है। ठीक। इसके विपरीत एथनोमेडिसिन का मामला है, जहाँ ज्ञान मौखिक, यहाँ पे ज्ञान क्या है, मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है, कहीं पे इसका ज्ञान लिखा नहीं होता है बल्कि मौखिक होता है। लोग अपने मुंह से ही बोल के बताते रहते हैं और ये कहीं पे लिखा नहीं जाता है। और कुछ स्थानीय होते हैं, ठीक, और कुछ ही लोगों के पास ये होता है। ठीक। कुछ कुछ ही लोगों के पास ये होता है। ये स्थानीय नॉलेज होती है, ठीक, और विशेष नॉलेज होती है। स्थानीय ज्ञान होता है और विशेष ज्ञान होता है, जो किसी कम बहुत कम लोगों के पास होता है। और इसके जो चिकित्सक होते हैं वो ज़्यादातर आदिवासी होते हैं। इसके जो चिकित्सक होते हैं वो ज़्यादातर आदिवासी होते हैं, जिन्हें बैगा या समा कहा जाता है। ठीक। इसके जो चिकित्सक होते हैं वो आदिवासी होते हैं, जिन्हें बैगा या समा कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप कि आदिवासी में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, जो जिनके पास एथनो मेडिसिन होती है, स्वदेशी ज्ञान होती है, उनको क्या कहा जाता है, बैगा या समा कहा जाता है। ठीक। जेंडर एंड इन्वायरमेंट। अब जेंडर एंड इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, लिंग और पर्यावरण का क्या रिलेशन है। Women tended to express higher level of concern for the environment than men। ये माना जाता है कि जो विमेन है वो उनका नेचर की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक। मतलब मेन के मुकाबले में जो विमेन है उनका नेचर की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। इन्वायरमेंट के प्रति वो ज़्यादा जुड़े होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति उनका ज़्यादा कॉन्सर्न होता है। ठीक। तो इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि जो विमेन होती हैं ये माना जाता है कि ये क्या है, ये अ, देखभाल करती हैं बच्चों की, इसी तरह से जो है ये मानती हैं प्लांट्स जो हैं, जो एनवायरनमेंट है उनको भी ये इसी तरह बचाती रहती हैं। ठीक, इसी तरह वो कॉन्सर्न करती रहती हैं जैसे वो अपने बच्चों को करती हैं। ठीक। तो ये माना जाता है कि विमेन जो है वो नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ी होती हैं, इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ी होती हैं मेन के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। ठीक। लिंग और पर्यावरण क्या है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने पर्यावरण के प्रति उच्च स्तर की चिंता व्यक्त की। मतलब कि जो चिंता होती है नेचर के प्रति, जो चिंता होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। ठीक। वो महिलाओं में ज़्यादा होती है और पुरुषों में कम होती है। ठीक। महिलाओं में ज़्यादा और पुरुषों में कम होती है। लिंग और पर्यावरण में यही माना जाता है, जो पुरुष होते हैं उनको नेचर की उतना चिंता नहीं होती है, पर्यावरण की उतना चिंता नहीं होती है, प्रकृति की उतना चिंता नहीं होती है जितनी महिलाओं के अंदर होती है। तो महिलाओं के अंदर पर्यावरण की ज़्यादा चिंता होती है, प्रकृति की ज़्यादा चिंता होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक। ऐसा माना जाता है, होती है या नहीं होती है ये नहीं पता है, बहरहाल ऐसा माना जाता है। ठीक। Gender has been included as a demographic variable of interest in causal and exploratory modeling of environmentally relevant behavior। ठीक। तो जेंडर को माना जाता है क्या, एक ऐसे डेमोग्राफिक वेरिएबल इंटरेस्ट के तौर पे इन कॉजल एंड एक्सप्लोरेटरी मॉडलिंग ऑफ इन्वायरमेंटली रिलेवेंट बिहेवियर। तो जो विमेन है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बिहेवियर है, इन्वायरमेंट के लिए रिलेवेंट बिहेवियर है, उसके बेस पे जेंडर को रखा गया है, जिसमें ये माना जाता है कि हमेशा मेल जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट बिहेवियर रखते हैं इन्वायरमेंट के प्रति मेल के मुकाबले। ठीक। लिंग के पर्यावरणीय रूप से प्रासंगिक व्यवहार के कारण और अन्वेषणात्मक मॉडलिंग के रुचि के जनसांख्यिकीय चर के रूप में शामिल किया गया। ठीक। तो लिंग को पर्यावरणीय रूप से प्रासंगिक व्यवहार के कारण, और क्योंकि इसका प्रासंगिक व्यवहार होता है उसके कारण, और अन्वेषणात्मक मॉडलिंग के में रुचि के जनसांख्यिकीय चर के रूप में शामिल किया गया। ठीक। There is a gendered structure to the approach that mother and father take to parenting। ठीक। तो एक जेंडर स्ट्रक्चर होता है जो मदर और फादर करते हैं पेरेंटिंग के टाइम पे। पेरेंटिंग के टाइम पे यानी कि बच्चे की देखभाल करते वक्त मदर का अलग रोल होता है और फादर का अलग अलग रोल होता है, ये माना जाता है। फैमिली में हमेशा आपने देखा होगा मदर का अलग रोल होता है और फादर का अलग रोल होता है बच्चे के पालन पोषण के लिए। ठीक। पालन पोषण के लिए माताओं और पिताओं द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में एक लैंगिक संरचना होती है। ठीक।
तो एक लैंगिक संरचना होती है बच्चों के पालन पोषण के लिए, ठीक। जो भी माता होते हैं या पिता होते हैं, पिता जो है अलग तरीके से बच्चों से डील करते हैं और माता जो है वो अलग तरीके से बच्चों से डील करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादातर इमोशनली जिससे किसके साथ जुड़े होते हैं, वो मदर के साथ जुड़े होते हैं, वो माताओं के साथ जो है इमोशनली ज़्यादा अच्छे से जुड़े होते हैं, भावनात्मक तरीके से वो अ, अपनी माताओं से ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, फादर से उतने अच्छे तरीके से जुड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो केयरिंग का काम है वो मदर ही ज़्यादा करती है, ठीक। केयरिंग का जो काम है वो मदर ज़्यादा करती है, इसीलिए उनके प्रति उनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ठीक। उनके प्रति इसीलिए उनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, वो जो पालन पोषण करती हैं वो ज़्यादातर माताएं ही करती हैं, ठीक। उनकी देखभाल ज़्यादातर माताएं ही करती हैं, इसीलिए उनको एक भावनात्मक अ, एक भावना उनके साथ जुड़ जाती है, माता के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी भावना जुड़ जाती है। फादर से लोग जो है थोड़ा-सा डर का माहौल बना होता है, ठीक। इसीलिए उनसे ज़्यादा इमोशनल तरीके से बच्चे नहीं जुड़ पाते। ये मतलब एक पेरेंटिंग में यही चीज़ें होती हैं, ये एक अप्रोच है। ये माना जाता है कि ये जेंडर स्ट्रक्चर होता है और इस अप्रोच में ये कि मदर और फादर जो है वो अलग तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। This hypothesis posits that men who are the primary caregiver for children at home will be less concerned about environmental risk, whereas women looking after children in the home will be more concerned about environmental risk related issues। ये हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर कोई आदमी है, वो प्राइमरी केयर गिवर है अ, अपने बच्चे का घर पे, अगर एक मतलब कहने का ये है कि अगर कोई मैन है वो बच्चे की देखभाल कर रहा है घर पे, तो वो इन्वायरमेंट की कम केयर करेगा, इन्वायरमेंटल रिस्क से उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक। वो कॉन्सर्न नहीं होगा इन्वायरमेंटल रिस्क से रिलेटेड, ठीक। जबकि अगर वो एक विमेन है जो देखभाल कर रही है अपने बच्चों की घर पे, वो ज़्यादा कॉन्सर्न होगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये हाइपोथेसिस है, ठीक। और हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टिंग के लिए रखी जाती है, ठीक। तो जो भी वुमेन है वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस हमेशा नीड टू बी टेस्टेड। हमने पढ़ा हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस ऑलवेज नीड टू बी टेस्टेड। दिस हाइपोथेसिस पॉजिट्स दैट मेन हु आर प्राइमरी केयर गिवर फॉर चिल्ड्रेन एट होम, जो लोग जो है प्राइमरी केयर गिवर होते हैं घर पे चिल्ड्रेन के लिए, अगर वो मेन है तो वो इन्वायरमेंट के कॉन्सर्न इन्वायरमेंटल रिस्क जो है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा उनका, इसके मुकाबले में कि अगर कोई औरत जो है वो घर में बच्चों की देखभाल कर रही है, वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल रिस्क से कॉन्सर्न होगी, ठीक। वो ज़्यादा उसको फिक्र होगी इन्वायरमेंटल रिस्क से रिलेटेड। ये परिकल्पना मानती है कि जो पुरुष घर में बच्चों की प्राथमिक देखभाल करने वाले होते हैं, तो ऐसे पुरुष जो घर में बच्चों की प्राथमिक देखभाल करते हैं, मतलब प्राइमरी तरीके से जो काम बच्चों मदर का होता है, वो अगर फादर करने लगे, ठीक, यानी कि माता पुरुष करने लगे बच्चों की देखभाल, तो उनको पर्यावरणीय जोखिम जो है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी जोखिम होते हैं, उसके बारे में उतना चिंता नहीं होती है। जबकि अगर बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाएं हैं, तो उनको पर्यावरण से रिलेटेड जो है जो भी जोखिम होते हैं उसके संबंधित वो ज़्यादा अधिक चिंतित होते हैं, ठीक। तो अगर एक पुरुष जो है बच्चों की देखभाल कर रहा है घर में, तो वो उसको पर्यावरण के जो जोखिम है उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होगा, उससे ज़्यादा वो चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे महिलाएं देखभाल कर रही हैं बच्चों की, तो वो पर्यावरण से ज़्यादा पर्यावरण के जो भी जोखिम होते हैं उनसे ज़्यादा वो चिंतित होते हैं, ठीक। उसके बारे में ज़्यादा वो चिंता करते हैं, ठीक। ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन था। उसके बाद हम लोग इको फेमिनिज्म पढ़ते हैं। इको फेमिनिज्म क्या है? परिस्थितिकवाद क्या है? इको फेमिनिज्म एक्सप्लेनेशन इको फेमिनिस्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर द जेंडर रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। इको फेमिनिस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है जेंडर रिलेशन को बताते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट से अलग अलग जेंडर का अलग अलग तरह का रिलेशन होता है, ठीक। और इको फेमिनिस्ट हमेशा यही मानते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंट से कंसर्न होती हैं, इन्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ी होती हैं, ठीक।
इसीलिए आपने देखा चिपको मूवमेंट भी एक महिला ने ही किया था। ठीक। पर्यावरण के साथ लैंगिक संबंधों के लिए परिस्थितिक नारीवाद स्पष्टीकरण। तो ये जो है परिस्थितिक नारीवाद स्पष्टीकरण करते हैं पर्यावरण के साथ लैंगिक संबंधों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या है ये। Eco-feminist scholars provide tools to critically engage instances where women take on more environmental responsibility than men. Eco-feminist scholar ये मानते हैं कि जो विमेन है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं मेन के मुकाबले में। मतलब उनको जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है मेन के मुकाबले। यानी कि ज़्यादा देखभाल इन्वायरमेंट की कौन करता है, विमेन ही करते हैं। ये इको फेमिनिस्ट स्कॉलर का मानना है। परिस्थितिक नारीवादी विद्वान ऐसे उदाहरण को गंभीर रूप से संलग्न करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं जहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी लेती हैं। ठीक। तो सिंपल बात इसमें ये है कि जो परिस्थितिक नारीवादी विद्वान है वो ये मानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो पर्यावरण की जिम्मेदारी ज़्यादा लेती हैं, यानी कि पर्यावरण की देखभाल ज़्यादा करती हैं। पुरुषों के मुकाबले में वो पर्यावरण की जिम्मेदारी महिलाएं ज़्यादा लेती हैं। ये ऐसा मानना है परिस्थितिक नारीवाद। ठीक। परिस्थितिक नारीवाद का ऐसा ही मानना है कि वो पर्यावरण की ज़्यादा देखभाल करती है महिला। इकोफेमिनिज्म आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म को इकोलॉजिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म, ये क्या है, एक फेमिनिज्म की ब्रांच है। एक फेमिनिज्म आगे हम लोग पढ़ेंगे। इको फेमिनिज्म आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म को इकोलॉजिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। ये एक ब्रांच है फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म आप लोग जानते हैं जो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को ही साथ लेकर चलते हैं, उन्हीं को फेमिनिज्म कहा जाता है। ठीक। तो इको फेमिनिज्म क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म है जिसको इको फेमिनिज्म कहा जाता है। दैट एग्जामिन्स द कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड नेचर। जो क्या करता है, विमेन और नेचर के बीच में कनेक्शन को एग्जामिन करता है, उसकी स्टडी करता है। ठीक। तो इको फेमिनिज्म आल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट एग्जामिन्स द कनेक्शन बिटवीन विमेन एंड नेचर। विमेन और नेचर के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको ये एग्जामिन करता है। ठीक। परिस्थितिक नारीवाद किसको कहते हैं, जिसे परिस्थितिक नारीवाद भी कहा जाता है। ठीक। तो इसको परिस्थितिक नारीवाद भी कहा जाता है। ठीक। और ये क्या मानता है, नारीवाद की ऐसी शाखा है ये जो महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध की जांच करता है। मतलब महिलाओं और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है इसकी जांच करता है, और इसी को जो है इको फेमिनिज्म कहा जाता है या परिस्थितिक नारीवाद कहा जाता है। परिस्थितिक नारीवाद क्या होता है, ये महिलाओं और प्रकृति के बीच में, ठीक, महिलाओं और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है इसकी जांच करता है। ठीक। और ये नारीवाद की एक शाखा है। ठीक। नारीवाद की ये क्या है, एक शाखा है। इट्स नेम वाज क्वाइंड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट। अब इसका नाम किसने दिया था, फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रेंकवाइज डी यूबॉन ने दिया। फ्रेंकवाइज डी यूबॉन ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा आप, 1974 में दिया था। तो इको फेमिनिज्म का जो वर्ड है वो कौन दिया था, इको फेमिनिज्म का जो नेम है वो किसने दिया था, वो फ्रेंकवाइज डी यूबॉन ने दिया था 1974। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम आपसे पूछा जाता है। Its name was coined by French feminist Francoise D. Yvonne in 1974। इसका नाम 1974 में फ्रांसीसी नारीवादी फ्रांकोइस डी यूबॉन द्वारा दिया गया। फ्रांकोइस डी यूबॉन द्वारा इसका नाम दिया गया था। और ये क्या थे, एक फेमिनिस्ट स्कॉलर थे, फ्रेंच फेमिनिस्ट थे, यानी कि फ्रांस के थे और फेमिनिस्ट। ठीक। इन्होंने ही इको फेमिनिज्म का नाम दिया था, यानी कि परिस्थितिक नारीवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, परिस्थितिक नारीवाद का नेम दिया था। ठीक। तो ये याद रखिएगा। इकोफेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट द डोमिनेशन ऑफ women and the degradation of the environment, domination of the women and the degradation of the environment are consequences of patriarchy and capitalism। इकोनिक फेमिनिज्म क्या मानते हैं कि जो महिलाओं को दबा कर रखा गया है, जो डोमिनेशन में रखा गया है,
महिलाओं को जो डोमिनेशन में रखा गया है, मतलब उनको इंफीरियर पोजीशन दी गई है सोसाइटी में, और जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट को जो ख़त्म किया जा रहा है। इन्वायरमेंट को ख़त्म कैसे किया जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए, या मतलब पॉल्यूशन के ज़रिए। ठीक, धीरे-धीरे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, या महिलाओं को जो दबा कर रखा गया है, सोसाइटी में इंफीरियर पोजीशन दी जाती है, और अ, तो ये किसका इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताते हैं इकोफेमिनिज्म की है। ये क्या है? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स मेंस रूल। ठीक, मेंस रूल, यानी कि ये मेल को जिम्मेदार ठहराते हैं फीमेल के डोमिनेशन के लिए और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए। क्योंकि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कौन कर रहा है? मेन मेल मेंबर कर रहे हैं। ठीक, मेन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेमेन का डोमिनेशन हो रहा है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वो उसकी वजह क्या है? इकोफेमिनिज्म ये मानता है कि वो पैट्रियार्की है या कैपिटलिज्म। पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म इसके जिम्मेदार हैं, किसके? विमेन के डोमिनेशन के लिए और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। पारिस्थितिक नारीवाद का तर्क है कि महिलाओं का वर्चस्व और पर्यावरण का ह्रास पितृसत्ता समाज, पितृसत्ता और पूंजीवाद के परिणाम। वर्चस्व नहीं होगा यहाँ पे, गलत है ये। वर्चस्व नहीं, महिलाओं का जो मतलब क्या कहेंगे, जो महिलाओं को दबाया जाता है समाज में। ठीक, और बहुत निम्न पोजीशन दी जाती है, निम्न स्तर पर रखा जाता है महिलाओं को। और पर्यावरण का जो क्या होगा ये? पर्यावरण का ह्रास। ठीक, पर्यावरण का जो ह्रास, यानी कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो खत्म किया जा रहा है, ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रहा है? इसका परिणाम किस वजह से है? ये पितृसत्ता और पूंजीवाद की वजह से। ठीक, ये पितृसत्ता और पूंजीवाद की वजह से ही जो भी पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, या महिलाओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, या उनको निम्न स्तर पर रखा जा रहा है, तो इन सारी चीजों की वजह क्या है? पितृसत्ता है, यानी कि पुरुषों का रूल जो है वो है, और पूंजीवाद। ठीक, पूंजीवाद और पितृसत्ता इसके जिम्मेदार हैं। ये पारिस्थितिक नारीवाद का मानना है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग इको फेमिनिज्म कर चुके हैं। आपको ये नाम याद रखना है, फ्रेंकवाइज डी यूबॉन। ठीक, इनसे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वानिकी। इंडियन फॉरेस्ट्री एंड भारतीय वानिकी। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर टुगेदर मेड अप 24.56% ऑफ इंडियाज एरिया। इंडिया की जो टोटल एरिया है उसकी 24.56% 24.56% जो एरिया है वो कवर्ड है किससे? फॉरेस्ट से या ट्री से। ठीक, वो फॉरेस्ट या ट्री से कवर्ड है। 24.56 यानी कि 1/4, यानी कि इंडिया की जो टोटल एरिया है उसका 1/4 जो है वो किससे कवर्ड है? वो फॉरेस्ट और ट्री से कवर्ड है। ये किसने बताया था? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में। तकरीबन कितना स्क्वायर किलोमीटर? 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर्ड है ट्री और फॉरेस्ट। 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड बाय ट्री एंड फॉरेस्ट। ठीक, तो ये एरिया याद रखिएगा। भारतीय वानिकी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009 के अनुसार वृक्ष और वन आवरण मिलकर भारत के क्षेत्रफल का 24.56%, यानी कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर बनाते हैं। ठीक, इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है उसका 20 और उसका 24.56% हिस्सा जो है वो वनों से घिरा हुआ है या वृक्षों से घिरा हुआ है। ठीक, या वृक्ष या वन से घिरा हुआ है। ठीक, तो अगर आप जो है नंबर में देखते हैं तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये तकरीबन 1/4 एरिया कवर करता है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 1/4 एरिया जो है वो फॉरेस्ट और ट्री से घिरा हुआ है। ठीक,
1/4 हिस्सा जो है वो किससे, वन से और वृक्ष से घिरा हुआ है, ये मान सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये बताया है। ठीक। Forest and protection of wild animals and birds are included in the concurrent list in the 7th schedule of the Constitution of India. ठीक। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण शामिल है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, बताइए आप लोग, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? तो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक। तो बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल जो है या बर्ड्स के जो प्रोटेक्शन है उसके लिए या फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 7 शेड्यूल में रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया और 7 शेड्यूल में रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट किसको कहते हैं? जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होती है। फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण शामिल है। ठीक। तो वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण जो है वो भारत का संविधान इसको उसके संरक्षण की अनुमति देता है। ठीक। उसके संरक्षण का मतलब जिम्मेदारी देता है। इसको समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में मतलब चाहे वो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, दोनों की जिम्मेदारी होगी। और ये 7वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक। ये जो इंडिया का संविधान है उसके 7वीं अनुसूची में यही कहा गया है कि आपको जो है जानवरों, जंगलों, वनों और पक्षियों का जो है संरक्षण करना। जो जंगली जानवर हैं, जो वन है या पक्षी हैं, इन सब का संरक्षण करना। ठीक। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? ये 1976 में हुआ था। फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स were transferred from state to concurrent list along with education, weights and measures and administration of justice। ठीक। तो 72nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पास हुआ। इसमें पहले जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स या फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन का जो जिम्मेदारी थी वो पहले स्टेट के पास, इसको ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होगी। तो ये कैसे किया गया था? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किया गया था जो 1976 में पास हुआ। और इसके साथ साथ और भी चीजों को रखा गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले जो स्टेट की जिम्मेदारी होती थी उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। तो उसके साथ साथ किसको रखा गया था? एक तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखा गया था, दूसरा एजुकेशन को रखा गया था, जो तीसरा जो है वेट एंड मेजर्स को रखा गया था, और चौथा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रखा गया। ये सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किया गया। ठीक। तो ये याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक। और एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती हैं। ये किसके जरिए किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शिक्षा, बाट और माप और न्याय प्रशासन के साथ वन, पशु और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ये राज्य की सूची में सारी चीजें आती थी, जैसे कि शिक्षा हो गई, बाट और माप हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, वन और जंगली पशु और पक्षियां, ये सारी चीजें जो है
राज की सूची में आती थी, यानी कि राज की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया, यानी कि राज और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो देश की गवर्नमेंट है, देश की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ये कैसे किया गया था? 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए। और 42वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में हुआ। ठीक, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसके जरिए जो राज की सूची में जो चीजें थी, जैसे कि शिक्षा, बाट, माप और न्याय प्रशासन और वन का संरक्षण, पशु, जंगली पशुओं का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ये सारी चीजें राज्य की जिम्मेदारी होती थी। इसको संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची मतलब दोनों की जिम्मेदारी होती है, राज्य की और देश की, दोनों की जिम्मेदारी। ठीक, किसी एक की नहीं, अब पूरे दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये याद रखिएगा कि 42nd अमेंडमेंट किसके लिए था और कब पास हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51 जी, ए जी। आर्टिकल 51 ए जी। आर्टिकल 51 ए जी क्या है? Article 51 AG of the Constitution states that it shall be the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forest and wildlife. ठीक, तो आर्टिकल 51 AG जो है स्टेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये हर सिटीजन के ऊपर ये जिम्मेदारी देता है कि हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जिसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों होती है। ठीक, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। ठीक, दोनों जिम्मेदारी किसके पास है? हर सिटीजन के पास है। ये कैसे हुआ है? आर्टिकल 51 के जरिए, 51 AG के जरिए। Article 51 AG of the Indian Constitution states that it shall be the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना, ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। अभी रिसेंटली आपने केस देखा होगा, एक आ, कानपुर का एक लड़का था, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा मुझको, शायद आसिफ नाम था उसका, आसिफ या कुछ ऐसी नाम था। उसने एक सारस को मतलब पेट एनिमल के तौर पे रखा गया था और उसके साथ खेलता होता था, तो उसको जो है हाँ, तो बाद में उससे सारस छीन के उसको कहीं पे जू वगैरह में ले जाके रख दिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं कर पा। तो ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ों पे जो है आप उसको पेट नहीं बना सकते, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको आप पेट नहीं बना सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बताई गई। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 51 AG में कहा गया है कि वनों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो आर्टिकल यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद 51 AG है, उसमें क्या कहा गया है कि वनों और वन जीव यानी कि वन में रहने वाले जितने जीव हैं सब, ठीक, उसके सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, ये हर नागरिक की जो है मौलिक कर्तव्य होगा, हर नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य होगा। और अगर जो है आप इसके खिलाफ काम करते हैं तो आपको इसकी सजा भी मिलेगी। ठीक, जैसे हाँ, काले हिरण को मारने के जुर्म में एक एक्टर को सजा हुई थी, ठीक, केस भी चल रहा है उसमें, सलमान खान को हुई थी। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 51 AG में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। ये जिम्मेदारी होती है हर नागरिक। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 48A क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेट्स दैट
The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. तो 51 जो है वो हर सिटीजन को जिम्मेदारी देता है, लेकिन 48 जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को और उसको इम्प्रूव करे और उसके सेफगार्ड के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, कंट्री के जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उन सब की जिम्मेदारी किसके पास है? उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी स्टेट के पास है। ठीक, ये आर्टिकल 48A बताता है। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 51AG जो है वो हाँ सिटीजन को डायरेक्ट करता है, सिटीजन को जो है जिम्मेदारी देता है, लेकिन आर्टिकल 48A जो है वो स्टेट को जिम्मेदारी देता है, स्टेट को डायरेक्ट करता है। आर्टिकल 48A इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी mandates that the states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48A, तो राज्य की जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें अनुच्छेद 48A क्या कहता है? ये आदेश देता है ठीक कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन जीवनों की रक्षा करने का प्रयास करे। ठीक, तो ये आदेश देता है, आदेश है ये, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि चॉइस है, इसमें आदेश है साफ कि जो भी राज्य होंगे वो पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार के लिए काम करेंगे और देश में जो वन है या वन जीवन है उनकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, उनकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जिम्मेदारी स्टेट की। 51AG क्या कहता है? वो नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, मौलिक जिम्मेदारी होती है, ठीक, मौलिक कर्तव्य होता है, लेकिन 48A जो है वो किसको डायरेक्ट करता है? वो स्टेट को, राज्य को डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे राज्य मतलब कोई अलग राज्य नहीं, जैसे यूपी बिहार, ऐसा नहीं, ये स्टेट मतलब यहाँ पे होता है पूरी कंट्री। ठीक, एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या करते हैं? जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं या जो अनुसूचित जाति वाले लोग होते हैं, वो जनजातियां होती हैं, वो कहाँ पे रहती है? वो हमेशा फॉरेस्ट में ही रहती है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या दूसरे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, डेवलपर्स कहते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग, ठीक, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये पूरा फॉरेस्ट राइट एक्ट का नाम है, ठीक, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स से रिलेटेड। वन अधिकार अधिनियम, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये पास हुआ था 2006 में, जिसका नाम है वन अधिकार अधिनियम। ये किससे रिलेटेड था? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, यानी कि अनुसूचित जनजातियां तो रहती हैं फॉरेस्ट में, मतलब वनों में, ठीक, जंगलों में, लेकिन जो और भी ऐसी जातियां होती हैं जो पारंपरिक तरीके से वहां पे रहती हैं, उनके अधिकार और उनकी मान्यता से रिलेटेड ये अधिनियम था, 2006 में पास हुआ था। ठीक, ये क्या कहता है? द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको FRA भी कहा जाता है, FRA 2006, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 recognizes the right of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources on which these communities were dependent for a variety of needs including livelihood, habitation and other socio-cultural needs। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जरिए ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि जो लोग भी फॉरेस्ट डेवलिंग करते हैं, फॉरेस्ट डेवलपर जो भी हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों चाहे अलग कम्युनिटीज हों, जो ट्रेडिशनल तरीके से फॉरेस्ट में रहते हैं, पारंपरिक तरीके से फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके अधिकार को इन्होंने माना है, उनके राइट को इन्होंने माना है कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन पे अधिकार इन लोगों का रहेगा। ठीक, उन पे इन लोगों का अधिकार रहेगा जो फॉरेस्ट डेवलपर्स, फॉरेस्ट डेवलपर्स यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक, जैसे कि ट्राइबल्स हैं या कम्युनिटीज हैं, दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो सारी जो पारंपरिक तरीके से जो लोग रहते हैं, ठीक, ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग रहते हैं, उनका फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनका
अधिकार है, क्योंकि ये कम्युनिटी जो होती हैं वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक, पूरी तरीके से ये फॉरेस्ट पे डिपेंड होती हैं, चाहे अपने अलग अलग नीड्स के लिए, चाहे वो फूड के लिए हो, लाइवलीहुड्स के लिए हो, या शेल्टर के लिए हो, किसी भी तरीके के लिए हो, वो जो है अपनी सारी नीड्स जो है वो फॉरेस्ट से पूरा करते हैं। तो ये एक्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है उनके राइट, कि फॉरेस्ट पे किनका राइट होगा। ये जो फॉरेस्ट डेवलपर है उनका राइट है कि वो उन फॉरेस्ट का इस्तेमाल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। उनके नीड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइवलीहुड, हैबिटेशन और सोशियो कल्चरल नीड। बहुत सारी सोशियो कल्चरल नीड भी इससे जुड़ी हुई है। ठीक, तो जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होती हैं, या जो दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे। ठीक, वन अधिकार अधिनियम 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक, तो वन अधिकार अधिनियम क्या करता है, जो भी वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, या दूसरे पारंपरिक तरीके से जो वनवासी, जो भी लोग रहते हैं पारंपरिक तरीके से वहाँ पे, उनको जो वन के संसाधन हैं उनके अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक, वन के जो संसाधन हैं उन पर इन्हीं लोगों का अधिकार है, जो आदिवासी समुदाय हैं जो वन में रहते हैं, या पारंपरिक तरीके से जो भी वनवासी हैं, उन सब का अधिकार है जो भी वनों का संसाधन है उस पर। ठीक, क्योंकि ये उस पर जो है अ, निर्भर होते हैं। ठीक, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के साथ लिए निर्भर होते हैं। ठीक, तो ये जो जातियाँ होती हैं, ठीक, ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ये पूरी तरीके से वनों पर ही निर्भर होती हैं। ठीक, ये जो समुदाय होते हैं ये पूरी तरीके से वनों पर ही निर्भर होते हैं। इसीलिए ये एक्ट, ये अधिनियम जो है इन लोगों को ये अधिकार देता है कि वन के जो भी संसाधन हैं उन पे इन्हीं लोगों का अधिकार होगा, क्योंकि ये जो है अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, ठीक, अपने आवास के लिए और दूसरी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वनों का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 में पास किया गया था। इट प्रोटेक्ट द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम इविक्शन विदाउट रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट। अगर फॉरेस्ट में कुछ काम हो रहा है, ठीक, या फॉरेस्ट को बचाने के लिए अगर वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको निकाला जाता है वहाँ से, ठीक, या जो भी कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं अगर उनको निकाला जाता है वहाँ पे फॉरेस्ट से, कुछ फॉरेस्ट में कुछ काम करने के लिए या फॉरेस्ट को बचाने के लिए, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक एक्ट पास हुआ था, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2016। उनको तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उनको फिर से रिहेबिलिटेट ना कर दिया जाए। मतलब बाहर रहने के लिए पूरा एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनको, बाहर कहीं रहने के लिए जहाँ पे आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे पूरी रहने की जगह देनी चाहिए, और पूरी तरीके से उनके लाइवलीहुड का इंतजाम किया जाना चाहिए। सारी चीज़ें, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो सारी पूरी की जाना चाहिए। ये इस एक्ट में बताया गया था, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 में। ठीक, तो पुनर्वास और बंदोबस्त अधिनियम 2013 आदिवासी आबादी को पुनर्वास और बंदोबस्त के बिना बेदखली से बचाता है। ठीक, तो ये अधिनियम क्या करता है, पुनर्वास और बंदोबस्त अधिनियम 2013, अगर जो है आदिवासियों को या जो वनवासी है, ठीक, उनको अगर वनों से बाहर निकाला जाता है, ठीक, जंगलों से बाहर निकाला जाता है जंगल को बचाने के लिए, या जंगल में कुछ काम करने के लिए अगर उनको बाहर निकाला जाता है, तो ये जिम्मेदारी होगी, इस अधिनियम के तहत ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनका कहीं न कहीं बंदोबस्त किया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। बगैर पुनर्वास के, बगैर किसी बंदोबस्त के जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनकी मतलब बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किए बिना जो है आप उनको उन जो वन हैं उनसे बेदखल नहीं कर सकते। ठीक, वनों से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। पुनर्वास और बंदोबस्त अधिनियम 2013 आदिवासी आबादी को पुनर्वास और बंदोबस्त के बिना बेदखली से बचाता है। मतलब आप उनको बेदखल नहीं कर सकते फॉरेस्ट से, जब तक आप जो है उनका पुनर्वास का इंतजाम न कर लें और उस चीज़ का बंदोबस्त न करें। ठीक, A draft national forest policy was released in 2019
एक ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिलीज की गई थी 2019 में। ठीक, द बेसिक ट्रस्ट ऑफ द ड्राफ्ट इज कंजर्वेशन। और इस ड्राफ्ट का क्या मानना था, सबसे बेसिक जरूरत क्या थी इसकी, कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब ये पॉलिसी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो 2019 में रिलीज की गई थी, इसका मेन एम क्या था, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए और उसके मैनेजमेंट, अलॉन्ग विद सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल। उसके साथ साथ जो है जो ट्राइबल का इंटरेस्ट है उसको भी बचाना है। ठीक, और फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल, चाहे ट्राइबल्स हों या फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल हो, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं, उनके सेफ गार्ड, उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है, इस पॉलिसी में ये कहा गया है। ठीक, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 2019 में रिलीज हुई। ठीक, a draft national forest policy was released in 2019. The basic thrust of the draft is conservation, protection, and management of forest, along with safeguarding the interests of tribals and forest-dependent people. ठीक, 2019 में एक मसौदा राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी। ठीक, तो 2019 में एक मसौदा बना था जिसका नाम था मसौदा राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, जो 2019 में जारी की गई थी। मसौदे का मूल जोर वनों के संरक्षण, तो मसौदे का मूल निर्देश उद्देश्य क्या था, मूल जोर या उद्देश्य क्या था, वनों का संरक्षण करना और वनों का प्रबंधन करना, और उसके साथ साथ जो आदिवासी हैं या जो वन पे निर्भर रहने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना। ठीक, तो ये मसौदे में ये सारी चीज़ें शामिल थी कि जो भी वन है उनका संरक्षण करना है या उनका प्रबंधन करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो आदिवासी हैं या वनों पे निर्भर रहने वाले लोग हैं उनके हितों की भी रक्षा करना। ठीक, अदर लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स इंडियन फॉरेस्ट, और दूसरे कानून कौन कौन से हैं जो इंडियन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, अन्य कानून जो भारतीय वनों को नियंत्रित करते हैं, तो कौन कौन से कानून हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पास हुआ था। ठीक, तो ये एक्ट आप लोग याद रखिएगा वन बाय वन, क्योंकि एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पास हुआ था, भारतीय वन अधिनियम 1927 में पास हुआ था। ठीक, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। ठीक, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट 2016 में पास हुआ था, जिसमें अगर आप जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आपको कुछ फंड जो है देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप फॉरेस्ट को काटते हैं किसी भी वजह से तो आपको एफॉरेस्टेशन के लिए दूसरी जगह पे प्लांटेशन करने के लिए आपको फंड देना पड़ेगा। ये 2016 में पास हुआ। क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016। तो क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 में पास हुआ था, जिसमें अगर आप जो है किसी वन को क्षति पहुंचाते हैं या मतलब किसी वन की कटाई वगैरह करते हैं किसी भी काम के लिए, तो आपको जो है दोबारा वनीकरण करने के लिए एक फंड पास करना पड़ेगा। ये अधिनियम, ये जो है एक्ट पास हुआ था 2016 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पास हुआ था। फॉरेस्ट राइट एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं 2006 में पास हुआ था। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पास हुआ था, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। ठीक, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पारिस्थितिक क्षरण। अब ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या होता है, पारिस्थितिक क्षरण क्या होता है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द ओवरऑल डिटेरियोरेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन किसको कहते हैं, अगर आप इकोसिस्टम को
हाँ, डिटेरिएट कर रहे हैं मतलब उसको खराब कर रहे हैं, उसमें गिरावट आती है, तो इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक। पारिस्थितिक क्षरण किसको कहते हैं? पारिस्थितिक गिरावट को एक पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पारिस्थितिकी में जो भी गिरावट आती है उसी को पारिस्थितिक क्षरण कहा जाता है। ठीक। पारिस्थितिक क्षरण किसको कहा जाता है? जो भी पारिस्थितिकी में गिरावट आती है, किसी भी तरह की गिरावट आई, एक इकोसिस्टम जो है अपने आप में एक अपना बनाए होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ था, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो जंगली जानवर वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास किया गया कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक। वन जीवन संरक्षण अधिनियम मतलब कि वन में जो भी जीवन है, एक तो वन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक, एक वन जीवन संरक्षण। एक वन जीवन संरक्षण यानी कि जो ऐसे जीवन जो वन में रहते हों, यानी कि जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, जंगली बर्ड्स वगैरह होती हैं, उन सबके जो है संरक्षण के लिए ये अधिनियम पास हुआ था 1972 में। Ecological degradation, ecological degradation is defined as the overall deterioration of an ecosystem. पारिस्थितिक क्षरण क्या है? पारिस्थितिक गिरावट को एक पारिस्थितिकीय तंत्र की समग्र गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिस इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर। अब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्यों होता है? बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बहुत सारे फैक्टर हैं, सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर अपने हैबिटेट को चेंज कर लें, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाए। हैबिटेट का मतलब मैंने बताया था पहले आपको, पहले की क्लासेस में मैंने बताया था। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी चीज के रहने की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जो जगह होती है उसको वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक। सारे ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह सेम नहीं होती है। एक मतलब जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है वो उसका हैबिटेट होता है, कि रहने का जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है वही उसका हैबिटेट होता है। जैसे एक मछली, मछली को बाहर निकालेंगे आप तुरंत मर जाएगी, चाहे वो उसी जगह पे रहे। ठीक। ठीक। नदी से तुरंत बाहर निकालेंगे, तुरंत थोड़ी देर के बाद वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने हैबिटेट से बाहर निकाल दिया। उसको जिंदा रहने के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए था वो बाहर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। तो पानी क्या है? उसका हैबिटेट है। तो अगर आप जो है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहलाएगा। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे आप जो है पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक। अब वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है इसकी वजह से जो मछलियों का यानी कि फिश का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक। एंड द रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा तरीका क्या है? अगर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो रही है, ठीक, जैसे पेट्रोलियम वगैरह की कमी हो रही है, तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज की अगर कमी हो रही है उसके जरिए भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, या अगर आप ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके जरिए से भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है। ये कई कारकों के कारक होते हैं, कारण होता है, जैसे कि कई जीवों के निवास स्थान का विनाश। अगर आप जो है कई जीवन के जो निवास स्थान है उसका विनाश करने लगे तो क्या होगा? पारिस्थितिक क्षरण होगा। ठीक। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें अगर कमी आने लगे, यानी कि आप इतना इस्तेमाल कर लें उसका कि उसमें कमी आने लगे, तो ये भी क्या है? पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। ठीक। डिफॉरेस्टेशन, फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं कि कैसे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है। ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन के जरिए होता है। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? जब आप फॉरेस्ट की कटाई करते हैं, ठीक, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे उसका लेवल नीचे जा रहा है। ठीक। पहले जो है 50 फीट 60 फीट पे जो है पानी निकल जाता था ग्राउंड से, साफ पानी मिल जाता था, लेकिन अब आपको 100 फीट और या उससे ज़्यादा जाना पड़ता है एक फ्रेश वाटर के लिए। ठीक। तो ये क्या है? लेवल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। तो फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ये भी किसी वजह से हो रहा है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब कि जो मिट्टी बह जा रही है। ठीक। वाटर पॉल्यूशन की वजह से, बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल, जो फसिल फ्यूल को जलाया जा रहा है, ये सब। द होल इन द ओजोन लेयर। ठीक। और ओजोन लेयर में होल हो गया, ये आपने सुना होगा। एंड कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स,
और जो ऑटोमोबाइल से धुएँ वगैरह निकल रहे हैं, ठीक, उन सब की वजह से कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन हो रहा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ज़्यादातर ये कहाँ पे हो रहा है, अर्बन एरियाज पे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में स्कूल्स वगैरह बंद करने पड़ते हैं, इतनी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों को। मतलब फिर अनाउंस किया जाता है कि आप मास्क लगा के चलिए, और स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों पे ज़्यादा असर ना पड़े। और पूरा फॉग आपने देखा होगा, फॉग जमा हो जाते हैं जगह जगह पे। दिल्ली वगैरह एक जो एरिया है, या मतलब जो भी बहुत एक्सट्रीम पॉल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ठीक। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से, स्पेशली एयर पॉल्यूशन कहाँ पे होता है, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह जो है अर्बन एरियाज में ही पाई जाती है, और ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में ही पाई जाती है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारे जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एग्जाम्पल, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हो, सॉइल इरोजन हो, वाटर पॉल्यूशन है, बर्निंग ऑफ सॉइल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ओजोन लेयर में जो होल हो गया है वो है, ऑटोमोबाइल से जो कंबशन हो रहा है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन ज़्यादातर जो है अर्बन एरियाज में होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में हो रहा है। आप रूरल एरियाज में जाके देख लीजिए, अभी भी जगह जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खेतियाँ वगैरह हो रही हैं, तो उन सब की वजह से इन्वायरमेंट का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन है, ठीक। लेकिन आप अर्बन एरियाज में चले जाइए, दूर दूर तक आपको कहीं पे पेड़ नजर नहीं आएंगे, ठीक। तो इसीलिए अर्बन एरियाज में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा पाया जाता है। वनों की कटाई, अब ये जो पारिस्थितिक क्षरण है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वनों की कटाई, भूजल का गिरता स्तर। वनों की कटाई, अगर आप वन की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पेड़ पौधे जो है उनको काटा जा रहा है। भूजल का गिरता स्तर, पहले भूजल आपको 60-70 फीट पे आपको अच्छा साफ सुथरा भूजल मिल जाता था, लेकिन अब जो है आपको 100 फीट 150 फीट तक जाना पड़ता है साफ सुथरा भूजल पाने के लिए। तो ये क्या है, उसका स्तर गिर रहा है, ठीक। मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण, ठीक, जल में प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का जलना और जीवाश्म ईंधन को जलाया जा रहा है, ओजोन परत में छेद हो गया है, और ऑटोमोबाइल्स के से दहन के कारण और ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। अब ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर कहाँ पे हो रही हैं, शहरी क्षेत्रों में हो रही हैं। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे अभी मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था, ठीक। पर्यावरणीय क्षरण के कुछ उदाहरण हैं, तो ये सब क्या है, पर्यावरण क्षरण के कुछ उदाहरण हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। पर्यावरणीय क्षरण के ये कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए, ठीक। मेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह क्या है, किस वजह से होता है, पर्यावरणीय गिरावट के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। मेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एक्सेसिव अमाउंट, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं तो सॉइल इरोजन हो जाता है, या वाटर पॉल्यूशन होने लगता है, ठीक, या एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है उससे। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एक्सेसिव अमाउंट, जब आप एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं तब जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। फ्लोरा एंड फाउना डिग्रेडेशन, फ्लोरा और फाउना डिग्रेडेशन की वजह से भी हाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। फ्लोरा और फाउना क्या होता है, फ्लोरा क्या है, प्लांट वगैरह से रिलेटेड है, फाउना जो है वो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक। फ्लोरा एंड फाउना डिग्रेडेशन, डिके ऑफ फॉरेस्ट, ये सब जो है मेन एस्पेक्ट हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग जब आप करते हैं तो आप पर्यावरणीय गिरावट के ये मुख्य पहलू में आता है कि आप बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, अब जो है पहले के ज़माने में लोग जो है जो एनिमल वगैरह के जो एक्सक्रीटा होते थे, यानी कि जो गोबर वगैरह होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे खाद बनाने के लिए। ये उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, खेतों वगैरह में कभी भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे सिर्फ उर्वरक का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह की खाद का इस्तेमाल कोई नहीं करता, ठीक। जो जानवरों के जरिए जो निकाला गया जो भी वो है पदार्थ है, उससे जो है खाद नहीं बनाई जाती है, ठीक।
अब उर्वरक का ही इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पतियों और जीवों का क्षरण, वनस्पतियों और जीवों का क्षरण हो रहा है, ठीक, इसकी वजह से भी पर्यावरण में गिरावट आ रही है। वनों का क्षय हो रहा है, ठीक, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं पर्यावरणीय क्षरण के, ठीक। डिक्लाइन इन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में डिक्लाइन हो गया, ठीक, पहले गाय भैंस लोग पालते थे, ठीक, अब जो है आप बहुत कम लोगों को देखेंगे, बहुत कम घरों में, यहाँ यहाँ तक कि गाँव वगैरह में भी अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत कम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, 1-2 लोग रखते हैं। पहले आपको हर घर में एक ना एक एनिमल मिल जाता है, लेकिन अब उसमें डिक्लाइन हो गया है। अब कम लोग जो है पालतू जानवर को रखते हैं, पालतू पशुओं में गिरावट आ गई है। पहले जो है ज़्यादा लोग पालतू पशु रखते थे, ठीक, हर घर में 1-2 मिल ही जाते थे, ठीक, गाय भैंस वगैरह या बकरी वगैरह, मुर्गी, ये सब चीज़ें जो है मिल जाती थी, लेकिन अब जो है नहीं मिलती, ठीक। माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स की वजह से, खान और खनिज की वजह से भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है। पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से, ये पॉल्यूशन जो है वो मेन काज है पर्यावरणीय क्षरण का, ठीक। प्रदूषण जो है वो मेन काज है पर्यावरणीय क्षरण का। तो ये सारे कारण हैं कि कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ठीक, तो पर्यावरणीय क्षरण के ये एग्जाम्पल हैं सब, ये सब उदाहरण, मतलब ये सब कारण है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल माइग्रेशन। अब ये इकोलॉजिकल माइग्रेशन की क्या वजह है, पारिस्थितिक प्रवासन की क्या वजह है। माइग्रेशन किसको कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने, ठीक। इकोलॉजिकल माइग्रेशन यानी कि इकोलॉजी की वजह से लोग, इकोलॉजिकल माइग्रेशन क्या है, अगर हाँ, माइग्रेशन हो रहा है इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से, तो उसी को इकोलॉजिकल माइग्रेशन कहा जाता है, पारिस्थितिक प्रवासन कहा जाता है, ठीक। अगर पर्यावरण में कुछ बदलाव आ रहा है उसकी वजह से प्रवासन हो रहा है, तो उसी को पारिस्थितिक प्रवासन कहा जाता है। Migration is the seasonal movement of animal from one habitat to another in search of food, better condition or reproductive needs, ठीक। तो माइग्रेशन क्या है, सीजनल मूवमेंट है एनिमल्स का फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर इन सर्च ऑफ फूड, बेटर कंडीशन और रिप्रोडक्टिव नीड्स। तो आपने देखा है बहुत सारे जानवर, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह जो है नदी के या झीलों के करीब आप जाके देखेंगे, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग बर्ड्स और जो है एनिमल्स आते रहते हैं, ठीक। क्यों आते हैं, क्योंकि वो अब सीजन जैसे ही बदलता है, ठीक, तो वो माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे, बहुत हज़ारों मील दूर से जो है बर्ड्स जो है वो मूव करके आती हैं। आपने देखा होगा आपके आस-पास अगर कहीं झील वगैरह होंगी, तो वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं। देखा है कभी जाके? तो बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि सीज़न वहाँ का चेंज हो जाता है। तो उनको पता होता है कि हमारा फेवरेबल सीज़न कहाँ पे होगा, ठीक। तो वहाँ पे वो मूव कर जाते हैं, किस लिए? ताकि एक अच्छा हैबिटेट उनको मिल सके रहने के लिए, ठीक। फूड अच्छा मिल सके, बेटर कंडीशन मिल सके और रिप्रोडक्टिव नीड्स उनकी पूरी हो सके, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव नीड्स के लिए, बेटर कंडीशन के लिए, फूड्स के लिए वो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। चाहे वो जानवर हों, बर्ड्स हों, ये सब चीज़ें, ठीक। तो इकोलॉजिकल माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, बेटर कंडीशन और रिप्रोडक्टिव नीड्स। तो रिप्रोडक्टिव नीड्स के लिए, बेटर कंडीशन के लिए, फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स या बर्ड्स का मूवमेंट होता है, उसी को इकोलॉजिकल माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक। पारिस्थितिक परिवासन क्या है, प्रवासन भोजन, बेहतर स्थिति या प्रजनन आवश्यकताओं की तलाश में एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों का मौसमी आंदोलन है।
मतलब मौसमी, मौसम के बदलते वक्त ही जो है वो, ये आंदोलन नहीं होगा, मौसमी प्रवासन है ये कहेंगे। ठीक, तो मौसम के हिसाब से जैसे मौसम बदलता है वैसे जानवर या जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, दूसरे स्थान तक प्रवासन करती हैं। किस लिए? भोजन के लिए, बेहतर स्थिति के लिए या प्रजनन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक, वो प्रवासन करके एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और इस तरह के प्रवासन को पारिस्थितिक प्रवासन कहा जाता है। ठीक, तो आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़िया जो है झीलों के आसपास या नदियों के आसपास आती रहती है। ठीक, वो किसी मौसम में आपको मिलेंगे, किसी मौसम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी सीजन बदलता है तभी वो आती है, नहीं तो नहीं, या हर मौसम में अलग अलग चिड़िया, अलग अलग जानवर आपको मिलेंगे। Environmental migrants are people who are forced to leave their home region to sudden or long-term change to their local or regional environment. अब दूसरा माइग्रेशन क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल माइग्रेंट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से, इन्वायरमेंट में जो सडन चेंज आ रहा है या लॉन्ग टर्म चेंज आ रहा है उसकी वजह से, ठीक, लोग अगर मूव कर जा रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं, तो उसी को इन्वायरमेंटल माइग्रेंट कहा जाता है। जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगी, पहले नहीं पड़ती थी, पहले फेवरेबल कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगी तो लोग वहाँ से, इतना पड़ने लगी कि बर्दाश्त के बाहर है, तो लोग वहाँ से मूव करने लगे, दूसरी जगह पे जाके बसने लगे, तो उन्हीं को इन्वायरमेंटल माइग्रेंट कहा जाता है। अगर इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं तो उसको इन्वायरमेंटल माइग्रेंट कहा जाता है। जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो लोग उस एरिया को छोड़ के ऐसी एरिया में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे नॉर्मल गर्मी हो या ठंड का मौसम हो। ठीक, तो ऐसी जगह पे अगर वो परमानेंटली मूव कर रहे हैं तभी उसको इन्वायरमेंटल माइग्रेंट कहा जाएगा, घूमने के लिए जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स आर पीपल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम, जिनको फोर्स किया जाता है अपने घर को छोड़ने के लिए। फोर्स क्यों किया जाता है? ड्यू टू सडन और लॉन्ग टर्म चेंज टू देयर लोकल और रीजनल एनवायरनमेंट, क्योंकि उनके लोकल और रीजनल एनवायरनमेंट में बहुत सडन चेंज हो या बहुत लॉन्ग टर्म चेंज हो। ठीक, तो जैसे बहुत बाढ़ आ गई तब भी लोग छोड़ देते हैं अपने घर, तो ये क्या है? इन्वायरमेंटल माइग्रेंट है। ठीक, पर्यावरणीय परिवासी कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपने स्थानीय या क्षेत्रीय वातावरण में अचानक या दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण अपने गृह क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो पर्यावरणीय परिवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो उनके क्षेत्रीय वातावरण है उसमें अचानक या दीर्घकालिक यानी कि बहुत लंबे समय तक कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वो उस स्थान को छोड़कर जहाँ पे वो रहते थे, जो उनका गृह क्षेत्र था, उसको छोड़ने पे मजबूर होते हैं और दूसरी जगह पे जाके बसने पे मजबूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को पर्यावरणीय परिवासी कहा जाता है। India is the fourth worst hit when it comes to climate change induced migration. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन होता है इसमें इंडिया चौथे नंबर पर। ठीक, यानी कि सबसे खराब कंडीशन चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो इंडिया की है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से दूसरी जगह। ठीक, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये फोर्थ वर्स्ट हिट है, सबसे ज़्यादा इसका इसमें जो है चौथे नंबर पे इंडिया ही आता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई। ठीक, विद मोर देन 3 मिलियन पीपल फोर्स टू लीव देयर होम इन 2021 में तकरीबन 3 मिलियन पीपल को मूव करना पड़ा था, अपना घर छोड़ना पड़ा था, सिर्फ किस लिए? इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से। ठीक, so India is the fourth worst hit when it comes to climate change induced migration, with more than 3 million people forced to leave their home in 2020-21। 2021 में जो है तकरीबन 3 मिलियन पीपल को यानी कि 30 लाख लोग जो है मूव किए थे इंडिया से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट चेंज हुआ। जब जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्रवासन की बात आती है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्रवासन हो रहे हैं अगर उसकी बात आती है तो भारत चौथी सबसे बुरी तरह प्रभावित है। मतलब कि ये चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित है। बाकी तीन पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन
चौथे नंबर पे भारत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि 2020 और 21 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से अधिक लोगों ने अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। मतलब 30 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, सिर्फ किस वजह से? पर्यावरण में परिवर्तन आया, इस वजह से। ठीक, पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से ये अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुए। 2020-21 का डाटा है कि तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से अधिक लोग सिर्फ परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस गए। नेक्स्ट आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तय शताब्दी विकास लक्ष्य। In September 2000, leaders of 189 countries gathered at the United Nations headquarters and signed the historical Millennium Declaration. ठीक, तो 2000 में 189 यानी कि 189 कंट्रीज के लोग जो है एक साथ जुड़े, और कहाँ पे जुड़े थे? यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में। ठीक, और वहाँ पे इन्होंने मिलेनियम डिक्लेरेशन को साइन किया। ठीक, वहाँ पे ये 189 कंट्रीज ने मिलेनियम डिक्लेरेशन को साइन किया था 2000 में। तो ये याद रखिएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब साइन किया गया था? 2000 में, इन द ईयर 2000, सितंबर 2000 में। सह शताब्दी विकास लक्ष्य क्या था? सितंबर 2000 में 189 देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र हुए और ऐतिहासिक मिलेनियम घोषणा पर हस्ताक्षर किया। ठीक, तो ऐतिहासिक मिलेनियम घोषणा जो थी उस पर हस्ताक्षर किया गया, किसके जरिए? 189 देशों के जरिए। ठीक, कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राष्ट्र में। किस डेट में किया गया था? सितंबर 2000 में। ठीक, तो सह शताब्दी विकास लक्ष्य जो है वो सितंबर 2000 में शुरू किया गया। ये याद रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके पेपर 1 से भी रिलेटेड। ये पूरा यूनिट बल्कि जो है एनवायरनमेंट और सोसाइटी जो यूनिट है पूरा, ये पूरा यूनिट आपके फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड। In which they committed to achieving a set of 8 measurable goals, जिसमें इन्होंने साइन किया था, और ये उसमें ये था कि आपको 8 मेजरेबल गोल्स को अचीव करना। ठीक, 8 मेजरेबल गोल्स बनाए गए थे जिसको अचीव करना था। दैट रेंज फ्रॉम halving extreme poverty and hunger to promote gender equality and reducing child mortality। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कम से कम 50% तक कम करना। ठीक, और जो हंगर है उसको भी 50% तक कम करना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को या मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना बाय द टारगेट डेट ऑफ 2015। और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कब तक पूरा करना था? 2015 तक पूरा करना। ठीक, तो 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चला। ठीक, ये याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने 2015 की लक्ष्य तिथि तक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए चरम गरीबी और भूख को कम करने से लेकर 8 मापने योग्य लक्ष्य के एक सेट को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया। 8 लक्ष्य यहाँ पे तय किए गए थे। उस 8 लक्ष्य में क्या क्या चीजें शामिल थी? ये था कि गरीबी को कम से कम आधा करना है। ठीक, या भुखमरी को कम से कम आधा करना है। ठीक, या जो मतलब लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ठीक, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, और जो बाल मृत्यु हो रही है उसकी दर में कमी लाना। ठीक, ये सारी चीजें करना था, और इस लक्ष्य को कब तक पूरा करना था? 2015 तक पूरा करना। ठीक, इस लक्ष्य को 2015 तक पूरा करना था। अब इसमें 8 गोल कौन कौन से थे? तो गोल नंबर 1, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना। ठीक, इरेडिकेट मतलब खत्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना। लक्ष्य 1 क्या था?
अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना, मतलब इसको खत्म करना। गोल 2 क्या था? अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे सारे लोग को मतलब जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट वो प्राइमरी एजुकेशन लेवल तक वो पढ़ाई करें। ठीक। लक्ष्य 2 क्या था? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। ठीक। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरे यूनिवर्स में सारे बच्चों को एटलीस्ट इतना रहे, इतनी शिक्षा प्राप्त करना है उनको कि वो प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त करें। ठीक। गोल नंबर 3 क्या था? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर विमेन। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और विमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करना। ठीक। लक्ष्य 3 क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ये लक्ष्य 3 था। ठीक। लक्ष्य 4 क्या था? यानी कि गोल नंबर 4 क्या था? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, यानी कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ डेथ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 चिल्ड्रन। ठीक। तो जो भी बच्चे हैं उनमें 1000 बच्चों में से कितनी डेथ हो रही है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, यानी कि जो बच्चे मर रहे हैं उनमें कमी लाना। बाल मृत्यु दर कम करना, ये लक्ष्य 4 था, गोल नंबर 4। गोल 5 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, यानी कि जो मदर है ठीक उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। मातृ स्वास्थ्य में सुधारना। ठीक। मातृ यानी कि माता की जो स्वास्थ्य है उनमें सुधार लाना। गोल नंबर 6 क्या था? कम्बैटिंग HIV और एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। HIV, एड्स, मलेरिया और दूसरी डिजीज को से लड़ना, उसमें उसमें कमी लाना, उसका मुकाबला करना, ये गोल नंबर 6 था। लक्ष्य 6 था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। HIV, एड्स, मलेरिया और दूसरी बीमारी जो है उसका मुकाबला करना, ये लक्ष्य 6 था। लक्ष्य 7 क्या था? इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मतलब सुनिश्चित करना, उसको इंश्योर करना। ठीक। ये मतलब कि एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना, गोल नंबर 7 था। लक्ष्य 7 क्या था? पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। लक्ष्य 8 क्या था? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी होना, मतलब ग्लोबल लेवल के लिए पार्टनरशिप करना ताकि ये सारे जो गोल हैं उसको पूरा किया जा सके। ठीक। ये सारे गोल को पूरा करने के लिए ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप करना। ठीक। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने इंग्लिश में बनाया है जो है EA प्राइस। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड प्राइस। ठीक। तो ये आप ये याद रखिएगा, तो इससे आपका जो है ये गोल याद हो जाएगा। जैसे ई से क्या है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। और ए से क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और पी से क्या है? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक। और आर से क्या है? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। और आई से क्या है? इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। और सी से क्या है? कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ई से क्या है? इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और डी से क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये जी रहेगा, डी नहीं रहेगा। ठीक है, ये जी रहेगा, यहाँ पे डी नहीं रहेगा। तो ई प्राइस, ए प्राइस जी रहेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर हंगर। तो ये आप याद रखिएगा, ये कोड आप याद रखेंगे, इससे आपको आसानी होगी इस गोल को याद रखने में। मैं इसको सही कर दूंगा, डी की जगह पे जी करना है। ठीक। तो ई ए प्राइस इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरा, कभी कभी आप अगर आप ये याद रखेंगे ना कि ई ए प्राइस, प्राइस जी। ठीक। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये सिर्फ यही पूछता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट में गोल में कितने गोल हैं। तो उस वक्त अगर आपको नहीं याद आ रहा है और ये प्राइस याद आ गया तो आप वर्ड काउंट करके बता सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, पॉपुलरली नोन एज अर्थ समिट। ठीक। रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट। इसको ज्यादातर अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एनवायरमेंटल नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट
इस कॉन्फ्रेंस का नाम था। ठीक, ये 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक, जगह का नाम था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, इसीलिए इसको कभी-कभी रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है और समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वैसे ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ठीक, 3 से 14 जून 1992 को हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लोकप्रिय रूप से अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है ये। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था ये। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसको यूएनसीडी के नाम से जाना जाता है। 3 से 14 जून को हुआ था 1992 में। किस जगह पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। ठीक, mark the 20th anniversary of the United Nations Conference on Human Environment। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, 1972 में हुआ था, जिसको स्टॉकहोम कहा जाता है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट ये कब हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 1972 में, और इसके 20 साल बाद यानी कि 20th एनिवर्सरी, 20 साल के बाद रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुआ। 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। ठीक, तो ये उसी को मनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वाज रिप्रेजेंटेड। तो वर्चुअली जो है हर कंट्री जो है यहाँ पे हर कंट्री का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ था, तकरीबन 178 कंट्री का। ठीक, एंड मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट अटेंडेड। तो वर्चुअली तो 178 लोगों ने अटेंड किया था, लेकिन अगर वैसे फिजिकली देखा जाए तो तकरीबन 100 लोगों ने इसको अटेंड किया था, 100 स्टेट के लोगों ने इसको अटेंड किया था। हाँ, थीम भी पूछा जाता है, आगे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो थीम के जहाँ पे थीम पूछा जाता है वो सारी थीम मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग थीम भी पढ़ेंगे। और ये जो ईयर है ना कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, या मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, वीमेंस डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपसे थीम पूछी जाती है। ठीक, वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्चुअली मतलब फिजिकल तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुँचे होंगे, चाहे किसी भी जरिए। 178 कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन अगर आप फिजिकल तरीके से देखें तो तकरीबन 100 हेड ऑफ द स्टेट ने उसको अटेंड किया। वस्तुतः दुनिया के हर देश का प्रतिनिधित्व किया गया था, तकरीबन 178 देश इसमें शामिल हुए थे, और अगर भौतिक तरीके से देखें तो 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था इसमें। द पार्टिसिपेटिंग वर्ल्ड लीडर्स साइन 5 मेजर इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें 5 मेजर इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया गया था, जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें। भाग लेने वाले विश्व नेताओं ने 5 प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। पहला क्या था, द रियो डिक्लेरेशन अ सेटलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रियो घोषणा सिद्धांतों का कथन। दूसरा एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 अ फ्रेमवर्क फॉर एक्टिविटी इनटू द 21st century addressing the combined issue of environment protection and fair and equitable development for all। ठीक, तो ये क्या था, एजेंडा 21 एक फ्रेमवर्क था, किस लिए, 21st सेंचुरी में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, फेयर एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, एंड इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक नया कमीशन बनाया जाएगा, किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण और सभी के लिए निष्पक्ष और समान विकास के संयुक्त मुद्दे को संबोधित करते हुए 21वीं सदी में गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा। तो एक एजेंडा 21 क्या था, 21वीं सदी में जितनी भी गतिविधियां होंगी, किस लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, समान विकास के लिए। ठीक, इन सब के लिए, निष्पक्ष और समान विकास के लिए, ठीक, जो भी गतिविधियां होंगी उन सारी गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसको
एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये रियो डी जेनेरियो का ही पार्ट है, अर्थ समिट का ही पार्ट है, और इसमें सतत विकास के लिए एक नए आयोग का निर्माण किया गया। तो एक सतत विकास के लिए नए आयोग का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। दूसरा, ये एक फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा तीसरा फ्रेमवर्क कौन सा था? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक फ्रेमवर्क था कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर भी साइन किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर एक रूपरेखा अभिसमय। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक फ्रेमवर्क था जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था। जैविक विविधता पर एक रूपरेखा, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल था फॉरेस्ट पे, उस पर डिसाइन की गई, और वनों पर सिद्धांतों का विवरण। तो ये सारे फ्रेमवर्क आप याद रखिएगा, फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ठीक है, बाकी कल हम लोग करेंगे। कैंकन एग्रीमेंट जो है वो कल करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? थिंकर और उनके रिसर्च एरिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 26 थिंकर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अलग से हम लोग रिवीजन में कर लेंगे। रिवीजन में हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, थिंकर और उनके एरिया और उनकी बुक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग रिवीजन में करेंगे। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं थिंकर और उनके एरिया से रिलेटेड। 26 थिंकर में हम लोगों ने पूरा किया है, लेकिन हम लोग रिवीजन में ये करेंगे कि थिंकर और उनके एरिया और थिंकर और उनके बुक्स और उनके कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके पढ़ेंगे। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।